आप सुन रहे हैं गुमनाम। तुझे तुझे नहीं लगता कि तुझे वापस चलना चाहिए? पागल हो गया है तू। मैं कहीं नहीं जा रहा। अब यही मेरी दुनिया है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं भाई साहब, कोयले को रगड़ने से वो हीरा नहीं बन जाएगा। तू जानता है तेरी जिंदगी में इन काले कारनामों और काले पन्नों को आना ही है। तू बच नहीं सकता। कब तक भागेगा? मैं भाग नहीं रहा हूं। मैं तो पहले ही ये सब छोड़ चुका था। पर तू जानता है इस वक्त हम सभी को तेरी जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि तू हमारे लिए काम करे। तू चले जा यहां से यार। मैं अब वापस नहीं आने वाला। तू बेकार में बहस कर रहा है। ठीक है, चला जाता हूं मैं। तू कहता है तो चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, तेरी ये झूठी खुदगर्जी और झूठी हमदर्दी वाली जिंदगी ना ज्यादा दिन नहीं चल सकती। मैं जा रहा हूं। मरूंगा या मर जाऊंगा पता नहीं, लेकिन अब अगर तू वापस भी आया ना तो तेरे लिए हमारे दरवाजे बंद ही रहेंगे। हाँ, बंद ही रहेंगे। ये समझ लेना तू। दोस्तों, लगता है ये किसी टेंस से टॉपिक पे बात हो रही है। अगर आप लोग सोच रहे हैं ऐसा तो सही ही सोच रहे हैं। वाकई ये बातचीत किसी इंटेंस सीन की ही बातें हैं। मगर आखिर इन बातों के पीछे के किरदार कौन से हैं और इन किरदारों की कहानी क्या है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए दोस्तों, इस कॉन्वर्सेशन से थोड़ा पीछे चलते हैं, इस वाकये से कुछ 2-3 महीने पीछे। दोस्तों, ये कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है और ये बात आप खुद इस कहानी को सुनकर कहेंगे। कुछ खास बातें अक्सर हमारी और आपकी जिंदगी में होती हैं और यही जिंदगी पे एतबार करने लायक बात है। हमारी लाइफ में आए दिन कोई नया मोड़ आ जाता है जो हमें कब, कहां, किस रास्ते पे ले जाए इसकी खबर रख पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। अब भाई, हम सब तो अपने अपने सफर पर बॉलीवुड के मेलोडियस ट्रेवल सॉन्ग्स लगाकर कह देते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। मगर दोस्तों, सभी की लाइफ ऐसी नहीं होती। कुछ लोगों की जिंदगी का सफर इतना भी सुहाना नहीं होता। कुछ लोगों की कहानियां होती हैं धमाकेदार। जी हां साथियों, धमाकेदार, यानी कि असल मायनों में धमाकों से भरी हुई। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे किरदार शेखर की। शेखर एक आम मिडिल क्लास फैमिली का एक आम मिडिल क्लास आदमी। एक छोटी सी 30-35 हजार की नौकरी, एक सुंदर सुशील संस्कारी बीवी और एक छोटी सी प्यारी सी बेटी, इन सभी एसेट्स के साथ एक आम खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है शेखर। एक आम मिडिल क्लास आदमी वैसे तो अपनी ख्वाहिशों में नहीं बल्कि अपनी जरूरतों में जीता है। वक्त और जिम्मेदारियों के साथ चल रहे कश्मकश में वो जिंदगी के तमाम पल बस गुजारता चला जाता है और अपने आप को हर बीते हुए लम्हे के साथ बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन शायद शेखर एक ऐसा इंसान है जो इस कश्मकश में नहीं जी रहा है। जिंदगी की शायद जितने लम्हे बीत रहे हैं उन सभी लम्हों में वो जिंदगी को बेहतर महसूस करता जा रहा है। उसे जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बेवजह जमाने भर में भागना नहीं पड़ता। उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को मारना नहीं पड़ता। शेखर एक आम आदमी की भाग दौड़ वाली जिंदगी से शायद कहीं दूर एक चैन की सांस लेते हुए अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दरअसल शेखर की ख्वाहिशें तो पूरी हो चुकी हैं। उसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं थी जिंदगी से। वो भगवान से नहीं कहता था कि काश उसके पास भी एक कार हो, एक प्रमोशन लेटर हाथ में हो, बीवी के साथ हनीमून मनाने के लिए विदेश जाने को मिल जाए। नहीं,
ये सभी शेखर की विश लिस्ट में नहीं थी। वो जानता था कि जो जिंदगी उसे फिलहाल मिली है, शायद खुदा इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बख्श सकता था, और शेखर इससे ज्यादा कुछ चाहता भी नहीं था अपनी लाइफ से। शेखर ग्वालियर शहर में रहता है। उसकी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक छोटी सी दुकान है। धंधा कुछ बहुत ऊंचाइयों पे नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए शेखर इतना कमा लेता है जितने में कि सभी को खुश रखा जा सके। शेखर अपने काम को लेकर खुश है, मगर उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन खुशी है उसकी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी। शेखर के लिए शायद उसकी जिंदगी के सबसे बड़ी एसेट उसकी पत्नी ही है, जिसे वो जी जान से ज्यादा प्यार करता है, और जिसका नाम है आयशा। आयशा पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। शायद एक लड़की में जितने बेहतरीन गुण हो सकते हैं, वो सब आयशा में मौजूद हैं। आयशा एक होनहार स्टूडेंट रही। उसका पुलिस में आने का सपना था, जो कि आज पूरा हो चुका है। एक शानदार पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक जिम्मेदार माँ और एक जिम्मेदार पत्नी भी है। अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को वो बखूबी निभाने की कोशिश करती है, और ऐसा करने में वो सफल भी रहती है। आयशा और शेखर एक दूसरे के सबसे करीब हैं। उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, मगर आज भी उन दोनों के बीच ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत कायम है जैसे लगता है कि कल परसों ही उनकी नई नई शादी हुई हो। दोनों की जिम्मेदारियां और कामकाज उनका वक्त ले लेती हैं, वरना अगर शेखर और आयशा का बस चले तो वो 24 घंटे एक दूसरे के साथ बैठे रहें और सारे वक्त बस एक दूसरे से इश्क जताते रहें। दोनों शायद एक पावर कपल की तरह हैं, जैसा कि आजकल की मॉडर्न जनरेशन बनना चाहती है। एक हस्बैंड जो अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करे और साथ ही साथ उसकी हर खुशी में जी जान से शामिल हो, उसे किसी भी बेवजह दिखने वाले बंधन में ना बांधे और उसके हर सपने को पूरा करने में उसे सपोर्ट करे। एक पत्नी जो अपने पति से उतनी ही बेतहाशा मोहब्बत करे, उसकी इज्जत करे, उसके सुख दुख में उसका साथ दे, उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में उसकी मदद करे। ये सारी चीजें ही तो हैं जो आज भी एक आम शादीशुदा जिंदगी को एक हैप्पी मैरिड लाइफ का दर्जा दिलवाती है। यानी कि ये तो हम जान चुके हैं कि भाई शेखर और आयशा की मैरिड लाइफ एक हैप्पी मैरिड लाइफ का दर्जा पा चुकी है, और इनकी मैरिड लाइफ को और भी ज्यादा बेहतरीन बनने का क्रेडिट जाता है इनकी 5 साल की छोटी सी बच्ची को, जिसका नाम है नायरा। नायरा एक बेहद प्यारी बच्ची है जिसने शेखर और आयशा की जिंदगी में खुशियों की बौछार ला दी है, और इस छोटी सी खुशी का जन्मदिन बहुत जल्द आने वाला है। आयशा आज जब काम पर से लौटती है तो शेखर उससे पूछता है, कुछ सोची हो? आयशा इस सवाल को समझ नहीं पाती और पूछती है, किस बारे में? शेखर कहता है कि अरे मैं नायरा की बात कर रहा हूं, तुम्हें तो मालूम है ना कि नायरा का बर्थडे आने वाला है। आयशा कहती है, अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। शेखर ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, हाँ तो कुछ सोचा है तुमने बर्थडे के बारे में, पार्टी के बारे में? आयशा कहती है, इसमें सोचना क्या शेखू, तुम अपने कुछ साथियों को बुला लेना, मैं अपने यूनिट से कुछ साथियों को बुला लूंगी। मेरा बुलाना तो फॉर्मेलिटी ही रहेगा, क्योंकि तुम तो जानते हो कि यूनिट से कम ही लोग आएंगे। पुलिस वाले वैसे भी किसी पार्टी वार्टी में जाना पसंद नहीं करते। बाकी नायरा की सभी दोस्तों को और आस पड़ोस वालों को तो बुलाना ही है। तैयारियां सारी हो जाएंगी, उसकी टेंशन तुम मत लो। शेखर आयशा की तरफ गंभीर आंखों से देखते हुए कहता है कि तुम शायद कुछ भूल रही हो। आयशा को शेखर की ये बात समझ नहीं आई। वो पूछती है कि मैं क्या भूल रही हूँ? शेखर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता नायरा की पार्टी में और भी लोग आएंगे?
आयशा शायद शेखर की बातों का इशारा समझ जाती है। वो कहने लगी कि देखो देखो शेखू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग आए, मगर तुम तो जानते हो कि वो मुझे पसंद नहीं करते। शेखर कहता है कि हाँ आयशा, वो तो मैं जानता हूँ, मगर तुम तो जानती हो कि अगर मैंने उन दोनों को नहीं बुलाया तो फिर एक अलग तमाशा खड़ा हो जाएगा, और तुम तो जानती हो कि उन्हें नाराज रखना कितना बड़ा खतरे का काम है। आयशा सामने से कहती है कि देखो शेखू, मैं हर बार की तरह इस बार भी पूरी कोशिश करूंगी कि उनके साथ नरमी से पेश आऊं और उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी अब उनकी मर्जी। शेखर ने जैसे आधे मन से सिर हिलाते हुए कह दिया, ठीक है, मगर मुद्दे की बात यह है कि आखिर यहाँ किन दो लोगों की बातें हो रही हैं? कौन हैं वे लोग जो शेखर और आयशा के करीबी हैं मगर फिर भी उनसे इतने ज्यादा खफा रहते हैं? दरअसल ये दोनों हैं शेखर के चाचा जी और चाची जी, और इन दोनों की ही शेखर और आयशा से, खास करके आयशा से बिल्कुल भी नहीं बनती। शेखर के चाचा जी और चाची जी आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मगर इस रिश्ते की ऐसी खटास के पीछे की वजह आखिर क्या है, और कैसे शेखर और आयशा की कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें खोलकर ये कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस दिलचस्प कहानी के साथ। दोस्तों, अक्सर रिश्तों में कुछ ऐसे लम्हे आते ही हैं जिसकी वजह से कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाते हैं। अब कुछ लोग इन कॉम्प्लिकेशंस को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, मगर कुछ इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को जरिया बनाकर रिश्तों में तीखेपन को कायम रखते हैं। ऐसे ही हैं कुछ शेखर के चाचा चाची। दोस्तों, शेखर के माता पिता नहीं थे। शेखर जब 2.5 साल का था तब एक एक्सीडेंट ने शेखर से उसके माँ बाप दोनों को छीन लिया। तब से शेखर को पालने का जिम्मा उसके चाचा चाची ने ही उठाया, मगर इस जिम्मेदारी को किसी सौदे की तरह ही वो दोनों देखते रहे। एक बच्चे को एक बड़े बुजुर्ग से जिस तरह का प्यार और जिस तरह की परवरिश मिलनी चाहिए, वो प्यार और परवरिश शेखर को कभी भी अपने चाचा चाची से नहीं पा सका। इसके पीछे एक वजह भी है। शेखर के चाचा और शेखर के पिता में कभी भी 2 भाइयों वाला प्यार नहीं रहा। हर घर में जैसे जमीन जायदाद को लेकर अनबन होती रहती है, ठीक उसी तरह शेखर के चाचा और पिता में भी जमीन के मामलों को लेकर काफी अनबन थी। शेखर के माँ बाप की मौत के बाद शेखर के चाचा चाची अंदर ही अंदर थोड़े खुश जरूर हुए, क्योंकि अब वो आधे हिस्से के नहीं बल्कि पूरे हिस्से के मालिक थे। मगर शेखर के दादाजी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने जाने से पहले ये सुनिश्चित कर दिया कि शेखर के माँ बाप के नाम जो कुछ हिस्सेदारी थी खानदान में, वो उन्हीं के देहांत के बाद शेखर की हो जाए। अब ये फैसला चाचा चाची जी को कहाँ हजम होने वाला था। बस एक वो दिन है और एक आज का दिन है। इस बीच शायद कोई ऐसा दिन नहीं आया होगा जब सच्चे दिल से चाचा चाची जी ने शेखर को अपना प्यार दिया हो। और शेखर और आयशा के रिश्तों को लेकर भी वो दोनों राजी नहीं हुए थे। शेखर ने आयशा से लव मैरिज की थी, और इंडियन मिडिल क्लास घरानों में लव मैरिज के नाम सुनकर लोग कैसे कांप उठते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ये लव मैरिज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी पूरे तरीके से हमारे भारतीय समाज में घुसा ही नहीं है। खैर, इस अनबन पर और रोशनी डालेंगे। फिलहाल चलते हैं नायरा के बर्थडे की तरफ। नायरा बिल्कुल सज धज के तैयार हो जाती है। शेखर और आयशा ने मिलकर सारी तैयारियां कर ली हैं। आयशा ने आज मॉल में जाकर नायरा के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस भी खरीदी है, और शेखर ने भी नायरा के लिए कुछ प्यारे सरप्राइजेस तैयार रखे हैं।
हर कोई खुश है। शेखर के कुछ साथी आए हैं जो अपना मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं और हाँ, ये कोशिश कर रहे हैं कि हर मोमेंट को कैप्चर करके उसकी तस्वीर ली जाए या उसके वीडियो बनाई जाए। ये सब कुछ बड़े ही मज़े के साथ हो रहा है और खूब धूमधाम से हो रहा है। इसके बाद सब खाना पीना खाकर लौट जाते हैं। शेखर और आयशा सारा सामान समेट रहे होते हैं कि इतने में घर की घंटी बजती है। शेखर मन ही मन सोच रहा होता है, इतनी देर में आखिर कौन आया है। आयशा दरवाजा खोलती है और देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि शेखर के चाचा चाची हैं। आयशा उन्हें देख के मुस्कुराती है, मगर देखती है कि सामने से चाचा चाची जी ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। खैर, इस बात की उम्मीद तो आयशा को थी ही। वो दोनों आयशा को पसंद नहीं करते और इसलिए उनके चेहरे पे आयशा को देखकर मुस्कान आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं। शेखर कहता है कि आइए चाचा जी, आइए आइए, आप लोगों ने बताया नहीं, मैं लेने आ जाता। शेखर के चाचा जी तीखी नजरों से देखते हुए इस बात का जवाब देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमको किसी की मदद लेना अच्छा नहीं लगता, एहसान लेने से कोई फायदा नहीं। अब ये बात बोलकर चाचा जी ने जैसे ये जाहिर कर दिया कि वो शेखर को अपना नहीं मानते, क्योंकि अपने लोगों से ली गई मदद एहसान नहीं होती। एहसान तो गैर लोग किया करते हैं हम पर। ये बात शेखर और आयशा समझ गए। शेखर को ये बात चुभी भी, मगर उसने हंसते हुए इस बात को टाला और कहा कि अच्छा, वो सब छोड़िए, आइए आप लोग बैठिए। देखिए क्या सही वक्त पे आए हैं आप लोग। हम लोग बस खाना खाने बैठ ही रहे थे। अरे सुनो आयशा, चाचा चाची जी के लिए पहले खाना लगाओ। चाचा का खाने का नाम सुनकर मन तो हुआ, लेकिन इतने में चाची जी ने शेखर के ऑफर को ठुकराते हुए कह दिया कि नहीं नहीं शेखर बेटा, रहने दो, हम लोग खाकर आए हैं। वो तो हम आने वाले भी नहीं थे, लेकिन फिर सोचा अब तुमने बुलाया है तो चले ही जाते हैं, उसमें क्या। और इस बार चाची जी ने जता दिया कि वो शेखर के घर आकर उस पर जैसे एक एहसान कर रही है। खैर, ये बात सुनकर आयशा को बुरा लगा। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, मगर वो देख रही थी कि कैसे चाचा चाची जी ने अपने मतलबी व्यवहार के चलते हर बात को ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई ताना मार रहे हों। इतने में चाचा जी ने पूछा कि अरे भाई, नायरा कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। शेखर कहता है कि चाचा जी, वो दरअसल नायरा तो अपने कमरे में सो रही है। अपने दोस्तों के साथ इतना डांस किया तो थक गई बेचारी, इसलिए जल्दी से सो गई। चाची जी ने ये सुनते ही कहा कि लो भाई, जिससे मिलने आए थे वो तो सो रही है। चाची जी की डिसअपॉइंटमेंट देखते ही आयशा अंदर चली गई और ये कोशिश करने लगी कि किसी तरह वो नायरा को जगाकर चाचा चाची से मिलवा दे, कम से कम उन्हें कुछ खुशी तो हो। नायरा को उठाने आयशा चली गई और उससे कहती है नायरा, नायरा, उठो बेटा, देखो देखो तुमसे मिलने कोई आया है। नायरा का उठने का मन नहीं था और उसने थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखाया। फिर भी आयशा उससे रिक्वेस्ट करती रही। जैसे तैसे नायरा मान गई और आयशा उसे बाहर लेकर कमरे में आती है। नायरा का चिड़चिड़ापन अभी भी मौजूद है। उसके चेहरे से देखकर लग रहा है कि उसे नींद से उठाया गया है, जिस बात को लेकर वो गुस्से में है। चाचा जी ने नायरा को हैप्पी बर्थडे विश किया और उसके हाथ में 101 रुपए दे दिए। बड़े बुजुर्गों का वैसे तो आशीर्वाद ही सब कुछ होता है, मगर फिर भी हर पल पैसों का रौब झाड़ने वाले चाचा जी अपने पे खर्चा करने के लिए जेब से सिर्फ 101 रुपए ही निकाल पाते हैं।
नायरा ने पैसे ले लिए और नायरा ने पैसे जैसे ही लिए उतने में ही चाची जी ने अपने घुटने सहलाने लगी अपने हाथ से, शायद जैसे इशारा कर रही हो कि कोई उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। आयशा ये इशारा समझ जाती है और वो नायरा से कहती है कि वो अपने दादा दादी जी के पैर छू ले और उनसे आशीर्वाद ले ले, और साथ में आयशा ने भी आशीर्वाद ले लिया। इसके बाद चाचा चाची जी ने वहां से चलने का मन बना लिया। शेखर ने कोशिश की कि उन्हें थोड़ी देर और रोका जाए, मगर वो दोनों नहीं माने। शेखर ने चाचा जी से कहा, आइए चाचा जी, हम आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देते हैं, वहां से आप लोग टैक्सी कर लीजिएगा। शेखर चाचा चाची जी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए चाचा जी कहते हैं, ये सब ड्रामा कितने दिन तक चलेगा बाबू? शेखर समझ नहीं पाया। वो पूछता है, ड्रामा? कैसा ड्रामा चाचा जी? चाचा जी कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि इस साल नायरा का एडमिशन तुम कानपुर में ही कराओगे, हमारे पास आ जाओगे, क्या हुआ उसका? शेखर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, चाचा जी, वो आप तो जानते ही हैं कि आयशा अपने काम को छोड़ना नहीं चाहती, और फिर मेरा भी धंधा अब धीरे धीरे यहाँ जमने लगा है, इसलिए अब ये जगह छोड़ना इतना आसान नहीं है। और मैंने आयशा से कहा कि वो कोशिश करे कि उसका ट्रांसफ़र हो जाए कानपुर, मगर ऐसा नहीं हो पाया। चाचा जी ने गुस्से में आकर शेखर से कहा कि अरे ट्रांसफ़र वांसफर गया भाड़ में, हम तो कहते हैं बहू को बोलो कि नौकरी छोड़ दे। शेखर ने इस बात पर कुछ नहीं बोला। इसके बाद चाची जी ने कहा, और वैसे भी लल्ला, एक मियान में दो तलवार कैसे रहेंगी? तुम्हारी तो घर में वैसे भी कोई नहीं सुनता, बहू तो वैसे भी रानी बन के बैठी हुई है। अरे मर्द को औरत को दबा के रखना चाहिए, और तुम हो कि जोरू के गुलाम बन के बैठे हो। इतने में चाचा जी ने उधर से थोड़ा सीरियस होते हुए कहा कि हमको तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं बहू को तुम्हारे पिछले। बस चाचा जी। शेखर ने चाचा जी को रोका और कहा, कुछ भी पता नहीं चलेगा आयशा को, और पता चलेगा भी तो कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी पास में हुआ है उसे हम भूल चुके हैं, और आप लोग भी भूल जाइए, वही बेहतर होगा। अब इस बारे में कोई बात मत कीजिए। इसके बाद चाचा चाची जी को शेखर छोड़ आता है। वहीं टैक्सी स्टैंड में एक पान की दुकान पे एक अनजान आदमी दिखता है, जो कि काफी देर से शेखर को देख रहा होता है। शेखर देखता है कि वो आदमी लगातार उसे घूर रहा है। देखने में जैसे किसी साउथ फिल्म का गुंडा लग रहा है। बड़ी दाढ़ी, काला रंग, मुंह में पान। शेखर को ये माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे वहां रुकना ठीक नहीं लगा और शेखर वहां से जल्द निकल गया। तो आखिर क्या है ये कहानी? आखिर किस बारे में चाचा चाची बात कर रहे थे? आखिर क्या है शेखर की पिछली कहानी? और कौन है ये आदमी जो शेखर को इस वक्त घूर रहा था? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। शेखर घर लौट आता है। आयशा ने अब तक खाना नहीं खाया। शेखर पूछता भी है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आयशा उससे कहती है, कैसी बात करते हो? तुम्हारे बिना मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? शेखर इस बात पे मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। आयशा हर पल जैसे उसे यह एहसास दिलाती रहती है कि दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार वही करती है। आयशा का रवैया शेखर को काफी पसंद आया। आयशा की जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं, जैसे उसका काम, उसका नायरा की परवरिश करना और भी बहुत सी चीजें, मगर इन सभी के बावजूद वो हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि उन सभी चीजों में से कुछ पल निकाल के अपने पति को दिए जाएं, और इस तरह शायद वो ये एंश्योर करना चाहती है कि
वो और शेखर आपस में ज्यादा वक्त बिताएं। आयशा खाने की प्लेट्स धो रही होती है, प्लेट्स धोकर सोने जाने वाली है। इसी बीच शेखर अचानक पीछे से आता है और आयशा को हक कर लेता है। ये क्या कर रहे हो शेखू? छोड़ो छोड़ो मुझे। आयशा हंसते हुए कहती है। शेखर आयशा को और कस के पकड़ लेता है और कहता है, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आयशा कहती है, अच्छा जी, ये लो। आयशा शेखर के मुंह पे पानी मारती है और अचानक शेखर पानी पड़ते ही हाथ छोड़ देता है और आयशा भाग जाती है। आयशा अब सारे रूम में भाग रही होती है और शेखर उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। ये मीठी तकरार, ये मीठी नोकझोंकी है जो इन दोनों को एक दूसरे के और भी करीब लाती है, एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देती है। खैर दोस्तों, इस प्यार भरी रात के बाद अब चलते हैं अगले दिन के सवेरे पर। जैसा कि हमने देखा कि आयशा के लिए शेखर कितना जरूरी है और आखिर हो भी क्यों ना, वो उसका पति है और उससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन शायद शेखर जितनी ही जरूरी चीज एक और थी आयशा के जीवन में, जो कि है उसका काम। आयशा के कर्तव्य के आगे शायद एक बार को शेखर भी आ जाए तो शायद शेखर को एडजस्ट करना पड़ जाए। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर आखिर किसने देखा है। अगली सुबह हुई और यह सुबह शायद एक बड़े बदलाव को लाने वाली सुबह थी। आयशा जागी और जागते ही उसने देखा कि उसके मोबाइल में ऑलरेडी 12 मिस्ड कॉल्स हैं। आयशा मन ही मन सोच रही है, 12 मिस्ड कॉल्स? वो भी सिंह सर के? अचानक क्या हो गया? आयशा बिना किसी देरी के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पे सीनियर कमिश्नर एपी सिंह ने आयशा को तुरंत बुलाया। आयशा पहुंचती है उनके कैबिन में। पहुंचते ही पूछती है, सर, आपने मुझे बुलाया? सिंह साहब बोलते हैं, अरे आइए जी, आइए आइए, बड़ी देर कर दी आपने आने में। मैंने कितने कॉल्स किए आपको। आयशा ने सर थोड़ा झुकाया और कहा कि सर, वो मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा था, इसलिए आपके कॉल्स मैं उठा नहीं पाई, माफ कीजिएगा सर। सिंह साहब इसके बाद कहते हैं, अच्छा वो सब छोड़िए, कॉल वॉल की बात बाद में करेंगे, पहले मुद्दे की बात करते हैं। आप तो जानती हैं कि हमारे इलाके में आजकल क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। आयशा कहती है, सर, वो कोई नई बात थोड़ी ना है, वो तो सब जानते ही हैं। आप भी क्या बात घुमा रहे हैं सर? सीधे सीधे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। सिंह साहब आयशा से कहते हैं, अरे मैडम, घुमा के बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केस ही घुमा हुआ है। आयशा जी, एक नया केस आया है। अब आप तो जानती हैं कि इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, और इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं इसलिए आपके सीनियर्स लगे हुए हैं नेताओं के केसेस निपटाने में। अब भाई इलेक्शंस के वक्त कोई झोल तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए अब शहर के बड़े बड़े केसेस आने वाले हैं आप जैसे जूनियर ऑफिसर्स के पास। देखिए आयशा जी, सीधी बात बोल रहे हैं, आप है हमारी बेस्ट ऑफिसर्स में से एक। आप जैसे ऑफिसर्स बहुत कम ही आते हैं इस देश में, जिन पे पूरे यूनिट को और साथ ही साथ पब्लिक को भी भरोसा हो, और जो ना किसी मंत्री के तलवे चाटते हो और ना ही किसी संतरी के माथे पे बैठे हों। इसलिए अब आपको बड़ी जिम्मेदारियां उठानी होंगी आयशा जी। आयशा के मन में ये सब सुनकर काफी सारी बातें चलने लगी। सबसे पहले तो उसे इस बात की खुशी महसूस हो रही थी कि उसने वाकई अपने यूनिट के लोगों के बीच अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना ली है। और अभी तो उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ और अभी उसने पुलिस कम्युनिटी में जैसे अपना लोहा मनवा लिया है। हालांकि अभी उसे और भी काफी कुछ हासिल करना है, लेकिन इसके अलावा एक और बात थी जो आयशा के मन में चल रही थी, और वो थी उसके और शेखर के बीच हुई बातचीत। जैसे कि हमने जाना था कि शेखर चाहता था कि आयशा अपना ट्रांसफर करवा ले, और अब
आयशा का यूं बड़े बड़े केसेस में उलझ जाना, ये शायद उस ट्रांसफर वाले प्लान को चौपट कर दे। खैर, इस कश्मकश में आयशा जरूर थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो इस काम के लिए मना कर देगी। वो जानती थी कि अपने फर्ज को सबसे बेहतरीन तरीके से अदा करने का ये एक बड़ा सुनहरा मौका है जिसे आयशा गंवाना नहीं चाहती थी। आयशा ने ये सब सोचकर सिंह साहब से कहा, यू डोंट वरी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके पास आए हुए अभी जितने केसेस हैं मैं उन्हें सॉल्व कर सकूं। क्राइम खत्म करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा सर। सिंह साहब आयशा का जवाब सुनकर खुश हुए। वो कहते हैं, मुझे खुशी हुई कि आप जैसे ऑफिसर हमारे पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। ठीक है आयशा जी, अब आप काम पे लग जाइए। कांस्टेबल सलीम और सब इंस्पेक्टर आकाश प्रसाद आपको असिस्ट करेंगे। बाकी यूनिट से आपको जो भी जब भी मदद चाहिए होगी, यूनिट वो मदद देने के लिए तैयार है। आयशा का मन ये दो नाम सुनकर उतर गया। दरअसल आकाश प्रसाद और आयशा एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते। दोनों एक दूसरे को हमेशा ही चिढ़ाते रहते हैं और हर बात में एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। सलीम बेचारा इन दोनों की इस नोकझोंक में बीच में फंसा रहता है, किसी मिडिल पार्टी की तरह। इसलिए वो भी बेचारा क्या करे। जब आयशा के सामने होता है तो उसकी तारीफ करता है और आकाश की बुराई, और जब आकाश के साथ होता है तो उसकी तारीफ और आयशा की बुराई। इस तरह उसने भी जैसे दोनों ही रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलना सीख लिया है। खैर, आयशा अब अपने टेबल पे जाती है और सलीम और आकाश वहीं मौजूद होते हैं। आकाश आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये सिंह साहब भी ना जाने कैसे कैसे लोगों को केस सौंप देते हैं। सलीम यार, क्या होगा हमारे इलाके का। उफ। आयशा समझ गई है कि आकाश उसको ही टारगेट करके ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पलटकर वो भी जवाब देती है, हाँ यार सलीम, तू तो जानता ही है आजकल पुलिस में कैसे कैसे नल्ले लोग बैठे हुए हैं जो कुछ नहीं करते, बस तुझ जैसे जूनियर्स को अपनी चिकनी बातों से गुमराह करते हैं। बाकी काम तो इन्हें किसी भी तरह का आता नहीं। अब ऐसे में भाई हमें ही भाग दौड़ संभालनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं ना। आकाश गुस्से और जलन के मारे आयशा को घूर रहा होता है और आयशा उससे भी दुगने गुस्से और जलन के साथ आकाश को घूर रही होती है। ये बात चल ही रही होती है कि इतने में सलीम दोनों को शांत कराते हुए कहता है, यार क्या तुम लोग भी हमेशा शुरू हो जाते हो, कभी तो शांत रहा करो। दोनों पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि किसी स्कूल के 5वीं क्लास के बच्चे लगते हो जब ऐसे लड़ने लगते हो। अब ये बताओ, ये जो 10-12 केसेस की एक साथ बौछार आ पड़ी है, इसका क्या करना है। आयशा के मन में थोड़ी सी उदासी आती है और वो कहती है, हाँ यार, टेंशन तो मुझे भी है। मैंने सिंह साहब से कह तो दिया है कि वो बेफिक्र रहें, हम इलेक्शंस तक माहौल को संभाल कर रखेंगे, मगर फिर भी टेंशन तो हो ही रही है मुझे भी। आकाश आयशा की इस बात को ठुकराते हुए कहता है कि तुम लोग तो फालतू में घबरा रहे हो। अरे इंस्पेक्टर आकाश तुम लोगों के साथ है तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आयशा उस पे हंसते हुए कहती है, इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर, और वैसे भी तुम साथ में हो इसलिए तो टेंशन हो रही है। सलीम एक बार फिर दोनों के बीच आता है और कहता है, यार तुम दोनों फिर शुरू हो गए। देखो मजाक की बात नहीं है, अभी हमें एक्शन में आना होगा। यह इंश्योर करना पड़ेगा कि पुराने केसेस तो सॉल्व हो ही जाएं, साथ में कोई नया केस भी ना ही आए तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब ये तीनों चल पड़े थे इस शहर के क्राइम्स को साफ करने और क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़ने। लेकिन अब इसी सफर में ही शायद आगे काफी सारे पर्दे खुलने वाले हैं। तो आखिर कौन से हैं वो पर्दे और आखिर कैसे ये सफर को कुछ दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न्स की तरफ मोड़ते हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ।
आयशा अब अपने काम पर लग चुकी थी और जल्द ही जल्द उसके काम करने का असर दिखने लगा था। आयशा उन ऑफिसर्स में से थी जो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की ताकत और हिम्मत दोनों रखती थी। और आयशा का भरपूर साथ देने में लगे हुए थे आकाश और सलीम, जो कि आयशा की तरह ही तेज तर्रार और अपने फर्ज को निभाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते थे। दोस्तों, अपने देश में पुलिस वालों का काम कितना मुश्किल होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। आप और हम दिवाली और होली में आराम से अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं, मगर उन खुशी के लम्हों में भी ये पुलिस वाले आपकी और हमारी रखवाली के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। पुलिस वालों का काम दरअसल है ही ऐसा। वो कहते हैं ना कि सच अपने जूते पहनकर भागना शुरू करे, इससे पहले ही झूठ सारे शहर का चक्कर लगाकर आ चुका होता है। बुराई अच्छाई से हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। ऐसे में सच्चाई का साथ देने वाले लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो तत्पर रहे और सतर्क रहें, जिससे कि बुराई को बढ़ने से रोका जाए। पब्लिक को सतर्क करने और साथ ही साथ उनकी रक्षा करने के लिए ये पुलिस वाले अपनी जान की भी बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। इस देश के पुलिस वालों को जितनी इज्जत और मोहब्बत दी जाए शायद उतना कम ही पड़े। दोस्तों, चलते हैं आगे के सफर पर। आयशा और उसकी टीम ने लगभग शहर में शांति और अमन कायम कर ही दिया था, लेकिन अपने देश में किसी जगह से क्राइम ऐसे पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। आयशा ने जिन जिन मुजरिमों की नाक में दम किया था वो सब अब जैसे बदला लेने को तैयार हो रहे थे। माहौल तो शहर का शांत था, लेकिन ये शायद तूफान के पहले की शांति थी। आयशा ने अपनी चालाकी से और अपनी हिम्मत के सहारे न जाने कितने ही गैंग्स का पर्दाफाश कर दिया था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन जैसे कई ऐसे मामले थे जिनमें आए दिन कोई ना कोई मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा जा रहा था और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। पब्लिक को सारे शहर में पुलिस का असर दिख रहा था। आम लोगों के बीच सुकून और मुजरिमों के दिल में खौफ। शायद ऐसे ही माहौल चाहती थी पुलिस, जिसको कि आयशा जैसे ऑफिसर्स ने सफल तौर पर कायम कर रखा था। लेकिन दोस्तों, अगर रास्ता इतना सीधा होने लगे तो फिर बात ही क्या थी। आयशा का सफर अब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन इसके आगे के रास्ते शायद इतने सीधे नहीं थे जितना आयशा समझ रही थी। आयशा के सामने एक नया केस आया था जिसके पेच शायद काफी टाइट थे, जो कि इतना आसान केस नहीं था। केस था एक बिजनेसमैन की बेटी का मर्डर। जी हाँ, शायद आप सभी को ये केस सुनने में उतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, और शायद जिन्हें बड़ा लग भी रहा हो वो भी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन का जिक्र किया गया है। वरना मर्डर तो हमारे देश में आए दिन होते रहते हैं और ये बात सच है। शायद आयशा के पास भी ये केस इसलिए ही आया है क्योंकि ये एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के मर्डर का केस है, वरना किसी आम आदमी की जान तो रोज जाती है। उसका केस तो इस तरह से आयशा के पास नहीं आता। शायद आम आदमी की जान पे इतना बड़ा प्राइस टैग नहीं लगा होता और ना ही तो उसके मारे जाने पे इतना बड़ा हंगामा होता है। आयशा इस विडंबना को जानती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो इस बारे में शायद कुछ भी नहीं कर सकती। समाज का सिस्टम ही ऐसा है। खैर, चलते हैं और जानते हैं इस मर्डर केस के बारे में। दरअसल इस केस के पेच इतने ढीले नहीं हैं, बल्कि टाइट हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस केस को सॉल्व करने के लिए आयशा के पास ना ही कोई सबूत मौजूद है और ना ही कोई लीड्स। आयशा आकाश और सलीम से कहती है, हमारे पास कोई लीड्स है ही नहीं जिसके जरिए हम मुजरिम तक पहुंच सके, और इतने बड़े मर्डर को अंजाम देने वाला बैठा तो नहीं रहेगा। अगर हमने जल्द से जल्द कुछ भी नहीं किया तो मुझे डर है कि वो कातिल हमारी पकड़ से बाहर ना निकल जाए। सलीम इस बात पे निराशा जताते हुए कहता है, निकल जाएगा? आयशा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो निकल चुका होगा। फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जियो। ये देखो, ये मेरे लैपटॉप से मैंने पता लगाया कि पिछले 48 घंटों में हमारे शहर के बॉर्डर से बाय रोड तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग, तो वहीं ट्रेन से और प्लेन से तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग बाहर जा चुके हैं।
अब इनमें से कौन है हमारा कातिल, ये कैसे पता लगेगा? आकाश दोनों की बात को ठुकराता है और कहता है, अरे तुम लोग भी क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? 3,000, 4,000, 25,000, इतना सीधा सा केस है और तुम लोग हो कि परेशान हुए पड़े हो। सलीम आकाश की बातों को सुनकर उसे गुस्से से पूछता है, सीधा सा केस? आकाश सर, तुम पागल हो गए हो क्या? कार्तिक बिजलानी की बेटी का मर्डर हुआ है। तुम जानते भी हो कार्तिक बिजलानी कौन है? अरे करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का। दिन में 1-2 करोड़ तो वो रास्ते पे फेंक देगा और गम भी नहीं करेगा। ये वो कार्तिक बिजलानी है। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के उभरते हुए बिजनेसमैन में कार्तिक बिजलानी का नाम आता है और तुम बोलते हो कि ये सीधा सा केस है। कमाल करते हो आकाश बाबू। आयशा सलीम की बात को सपोर्ट करती है और तेज आवाज में आकाश की बेइज्जती करते हुए कहती है, सलीम, तू भी किससे बात कर रहा है? ये इंसान कभी किसी केस के लिए सीरियस हो ही नहीं सकता। मैंने तो सिंह साहब से पहले ही कहा था कि मुझे इस चोमू इंसान के साथ काम नहीं करना है, लेकिन सिंह साहब भी माने नहीं। ये वाकई किसी काम का नहीं है। यहाँ एक नन्ही सी बच्ची की जान गई हुई है और इसे ये मामूली बात लग रही है। आकाश समोसा खा रहा होता है और खाते खाते कहता है, ओए आयशा, ये इमोशन के चक्कर ना तुम मुझ पे मत आजमा। पुलिस वालों को सेंटिमेंटल होकर नहीं बल्कि स्मार्ट होकर काम करना पड़ता है। और ए पगले सलीम, तू क्या मुझे बता रहा है? साले तू जानता नहीं है कि मैं कार्तिक बिजलानी को तुझसे बेहतर जानता हूँ। तू मुझे मत समझा। और तुम लोग वाकई अकल के अंधे हो। केस इतना भी पिछड़ा नहीं है जितना तुम लोग बना रहे हो। आयशा आकाश की बातें सुनकर कहती है, अच्छा, तो सब इंस्पेक्टर आकाश जी, अब आप ही हमें बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो हमें इस केस में कोई भी लीड्स नहीं मिल रही है। आकाश सामने से कहता है, हाँ तो तुम्हें लीड्स मिलेंगी भी नहीं। अरे लीड को बाहर ढूंढोगे तो वो तो बाहर ही निकलती जाएगी ना। तुम लोगों को क्या सच में लगता है कि कोई कातिल इतनी देर तक ग्वालियर में रुकेगा, वो भी कार्तिक बिजलानी की बेटी की हत्या करने के बाद? बेकार सोच है तुम लोगों की। अरे अभी तक अगर ग्वालियर में वो कातिल होता तो कार्तिक बिजलानी अपने सोर्सेज लगवाकर उस कातिल को ज़मीन से खोदकर अभी निकाल लेता। लेकिन वही तो बात है कि कातिल है ही नहीं। सलीम आकाश की बात को समझ नहीं पाता है और कहता है कि लो कर लो बात। अब हमारे आकाश बाबू कह रहे हैं कि कोई कातिल ही नहीं है। अरे तो 11 साल की बच्ची सुसाइड करेगी? तुम भी यार आकाश, गजब की बात करते हो। हालांकि आयशा को आकाश की इस बात में जरूर कुछ दम लगा। उसने सोचा कि आकाश शायद कुछ गहरी बात बताना चाहता है। उसने आकाश से पूछा कि 1 मिनट, जमीन से सोर्सेज निकाल लेते? कातिल कोई है ही नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आकाश अब दोनों को करीब लाता है और कहता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, कार्तिक बिजलानी को पूरा शहर जानता है और कार्तिक बिजलानी को पूरा शहर जानता है तो उसकी बेटी को भी पूरा शहर जानता ही होगा। तुमने उसकी बेटी की बॉडी देखी? उसकी बेटी की बॉडी पे कोई खतरनाक छुरी या बुलेट का निशान नहीं है, बल्कि किसी चोट के निशान है। यानी कि उसका किसी ने मर्डर नहीं किया है, बल्कि उसके साथ शायद किसी ने जोर ज़बरदस्ती की है। अब 11-12 साल की बच्ची का दुश्मन कौन होगा जो उसके साथ ऐसी हैवानियत का काम करेगा? और कार्तिक बिजलानी के ग्वालियर शहर में दुश्मन तो वैसे भी नहीं है। सारे शहर के काम काज और व्यापार वाले लोग कार्तिक बिजलानी की इज्जत करते हैं। और जो इक्के दुक्के दुश्मन होंगे भी वो ये जानते ही हैं कि कार्तिक बिजलानी जितना इज्जतदार है उतना ही खतरनाक भी। वो इतना बड़ा रिस्क अगर लेंगे तो उनकी खुद की जान भी चली जाएगी और ये बात वो लोग जानते हैं। और वैसे भी जितने भी सस्पेक्ट्स थे उनमें से कार्तिक बिजलानी के दुश्मनों पे तो हम नज़र रख चुके हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक हमें कोई भी लीड्स नहीं मिली है। सलीम सारी बातें ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि वो लोग सब झूठ बोल रहे हों। और वैसे भी हम इतने खुले तौर पे किसी भी सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर भी तो नहीं सकते। हमें यूनिट से ऑर्डर आया है कि इस बात को जितना दबा दबा कर सॉल्व किया जाए उतना बेहतर है। आकाश इस बात को पकड़कर कहता है, एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ।
कि बात को दबाया जा रहा है। आयशा पूछती है। मतलब? आकाश अब गंभीर स्वर में कहता है। देखो आयशा, तुम ठीक कह रही थी, किसी की मौत हो जाना एक सेंटिमेंटल इशू ही है। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैंने भी आज से पहले अपने काफ़ी करीबियों को खोया है, लेकिन इस केस में एक मासूम 11 से 12 साल की बच्ची का मर्डर हो जाना और इस केस को इस तरह से दबाया जाना, ये सीधा सीधा इशारा है कि इस केस में किसी अंदर के आदमी का ही हाथ है। ये बात सुनकर आयशा और सलीम दोनों जैसे शॉक में चले गए। दोनों को अभी भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश की बातें आखिर किस तरफ इशारा कर रही थी। खैर, इन बातों का इशारा किस तरफ जाता है और इस केस में आगे कौन कौन सी गुत्थियां आती हैं और कैसे उन्हें सुलझाया जाता है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आयशा उस डिस्कशन के बाद घर आ जाती है। आकाश की कही हुई बातें अभी भी उसके मन में चल रही होती हैं। आयशा को शायद आज अपने परिवार पे और भी ज्यादा प्यार आ रहा है। आयशा इस केस की गहराई में जाते जाते शायद थक रही है। आयशा को न जाने क्यों अपने परिवार की वैल्यू पता चल रही है। आयशा देख पा रही है कि परिवार इंसान के लिए कितनी अहम चीज है। परिवार ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं है। वाकई दोस्तों, ये बात तो सच है। इंसान का परिवार ही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे लोग जो आपके हर सुख हर दुख में आपके साथ खड़े हों और आपके सबसे बेहतरीन तरीके से आपको ट्रीट करें, ऐसे लोग आजकल की दुनिया में मिलने कितने मुश्किल हैं। आपकी माँ हो जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर मॉरल सपोर्ट दे। आपके पिता हों जो आपको सही और गलत की ठीक ठीक पहचान करवाते चलें। आपके भाई या आपकी बहन हो जो आपके साथ साथ चलने को तैयार हों और हर सफ़र में हम सफ़र की तरह खड़े हों। आपकी बीवी हो या आपका हस्बैंड हो जो आपको ढेर सारा प्यार दे और आपके सुख दुख के साथी बने। इन सब की मौजूदगी इंसान के अंदर एक शक्ति भरती है, एक पॉजिटिव एहसास भरती है जो हमेशा उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। हाँ, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपना पराया निकल जाता है और कोई पराया अपना बन जाता है, मगर फिर भी परिवार की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कभी इंसान कम नहीं कर सकता। और आयशा भी इसी वैल्यू की कदर कर रही है। उसे ये महसूस हो रहा है कि कार्तिक बिजलानी और उनकी पत्नी कितने तकलीफ में होंगे। कैसा होगा वो लम्हा एक माँ बाप के लिए जिन्होंने अपनी बेटी खोई है। आयशा घर पहुंचते ही सबसे पहले नायरा के पास जाती है और नायरा से पूछती है, नायरा बेटा, तुम ठीक हो ना? नायरा अपनी मम्मी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये मम्मी तुम आ गई, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इसके बाद नायरा आयशा को अपने दिन के बारे में सुनाने लगती है। उसका दिन कैसा गुजरा, आज उसने क्या क्या किया। ये सब सुनते सुनते जैसे आयशा की आंखें भर आती हैं और वो तुरंत नायरा को अपने सीने से लगा लेती है। इधर शेखर ये सब कुछ देख रहा होता है। शेखर समझ जाता है कि आज आयशा जरूर ही काम पर किसी इमोशनल मोमेंट से गुजरी होगी, इसलिए शायद आज उसके रवैये में ऐसा बदलाव आया है। इसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद नायरा सो जाती है और आयशा और शेखर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। शेखर आयशा से पूछता है, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सब ठीक था ना? आयशा कहती है कि हाँ, सब ठीक था। क्यों? शेखर कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कुछ हुआ। तुम आज थोड़ी इमोशनल लग रही हो। आयशा कहती है कि क्या बताऊं शेखर, मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। शेखर पूछता है, मैं समझा नहीं आयशा, तुम क्या कहना चाह रही हो? आयशा कहती है, मैं खुश हूँ इस बात से कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह पहचानते हो। मेरे अंदर, मेरे मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें झट से पता लग जाता है। शेखर आयशा को अपने करीब खींचता है और कहता है कि ऐसा इसलिए है
क्योंकि तुम मेरे सबसे खास इंसान हो। आई लव यू। इसके बाद शेखर आयशा के माथे पे एक प्यारी सी किस देता है, लेकिन आयशा ने अब तक दुख वाली बात क्या है ये नहीं बताया। शेखर उससे पूछता भी है कि पर दुख वाली क्या बात है ये तो बताओ। आयशा कहती है, आज मेरे पास एक केस आया जिसको लेकर मैं थोड़ी अपसेट थी। तुम तो जानते ही होगे वो बड़े बिजनेसमैन कार्तिक बिजलानी को। शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन परसों ही उनकी बेटी का मर्डर हो गया। पिछले 2 दिन से हम सभी सस्पेक्ट्स की छानबीन कर चुके हैं और अभी भी हमें इस केस को सॉल्व करने लायक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिंदगी भी कैसे कैसे मोड़ ले लेती है ना शेखू। आज जो इंसान के साथ हो रहा है वह कल होगा या नहीं, और कल कुछ होगा भी तो क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इस बारे में इंसान कुछ नहीं जानता। शेखू, तुम ही सोचो क्या बीत रही होगी उन दोनों मियाँ बीवी पर पिछले 2 दिनों से, जिन्होंने अपनी 12 साल की बच्ची को खोया है। उन्हें ये सदमा बर्दाश्त भी हो रहा होगा या नहीं। शेखर आयशा की सारी बातें गौर से सुन रहा है इस वक्त। शायद वो आयशा से नजर नहीं मिला पा रहा, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की जान जाने की खबर ने शेखर को कुछ याद दिला दिया है, या फिर परिवार की बातों ने शेखर को किसी अनजानी याद के साए के अंदर डाल दिया हो। खैर, शेखर कहता है आयशा से, आयशा देखो, जिंदगी की भाग दौड़ हमारे हाथ में थोड़ी ना होती है। किसी इंसान के साथ किस पल क्या होने वाला है इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। मैं समझता हूं कि किसी अपने को खो देने की कीमत क्या होती है। इंसान शायद अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन आखिर करे भी तो क्या करे, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। आयशा कहती है, ठीक कहते हो तुम शेखू। वाकई शायद हालात और वक्त के आगे हम सब किसी गुलाम की तरह ही हैं। मैं तो अपने आप को बेहद खुश नसीब मानती हूँ शेखू। किस्मत मुझ पे कितनी मेहरबान है, मुझे तुम जैसा पति मिला जो मुझसे बेशुमार प्यार करता है और मुझे सपोर्ट भी करता है। एक प्यारी बेटी है जिस पे मैं जान छिड़कने को भी तैयार हूँ। ऐसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है। शेखर की आंखें एक बार फिर थोड़ी झुकने लगती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि कुछ भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहता। जो आज है वो अगर कल नहीं हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आखिर ये कौन सी बातें हैं जो शेखर को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, जिन बातों का जिक्र वो अपनी पत्नी आयशा से भी नहीं करता। खैर, शेखर इन ख्यालों से बाहर आ जाता है। वो आयशा की तरफ देखता है और तुरंत अपने मन के ख्याल को वहीं दबा देता है और आयशा को बाहों में ले लेता है। वो आयशा से कहता है कि क्या आयशा डार्लिंग, तुम भी बड़ी सेंटिमेंटल होने लगती हो। अरे मेरी बीवी अगर सेंटी होने लग जाए तो इस शहर का क्या होगा। अरे सारा ग्वालियर आपको एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के रूप में जानता है। अब अपनी इमेज मत खराब कीजिए आयशा जी। और वैसे भी तुम इतना कुछ मत सोचो, तुमने इतने मुश्किल केसेस सॉल्व किए हैं तो ये केस भी तुमसे सॉल्व हो ही जाएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आयशा को शेखर का ये भरोसा देखकर बेहद खुशी मिली। उसने शेखर की बाहों में अपने आप को सौंप दिया। शेखर आयशा को हक कर लेता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे पर प्यार जताते हैं और एक दूसरे को पाकर खुशी महसूस करते हैं। मगर दोस्तों, शेखर और आयशा दोनों के ही मन में एक डर है, एक अनजाना सा डर जो दोनों को शायद इस बात से डरा रहा है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन उन दोनों को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ जाए। वाकई ये बात बड़ी दिलचस्प है कि दो ऐसे इंसान जो एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर ऐसी बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोगों के रास्ते जुदा हो जाएं तो फिर क्या होगा। और ये डर शायद आयशा से ज्यादा शेखर को सता रहा है। कुछ तो बात है जो शेखर को खाए जा रही है। अब वो आखिर क्या बात है ये जानना तो दिलचस्प रहेगा, और साथ ही ये भी दिलचस्प रहेगा कि आखिर इस केस में आगे अब आयशा क्या करने वाली है।
आकाश की बातों पे आयशा ने गौर तो किया, लेकिन अब उन बातों पर अमल करके इस केस को सॉल्व करने के लिए आयशा, आकाश और सलीम क्या क्या करते हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आयशा अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सलीम पुलिस स्टेशन पे होता है, लेकिन आकाश अभी तक नहीं आया होता है। आयशा का मूड एक बार फिर ऑफ हो जाता है। वो सलीम से कहती है कि ये आकाश आज फिर टाइम पे नहीं आया। कमाल है, इस देश के पुलिस वाले ही टाइम पे नहीं आते तो जनता भला कैसे टाइम से चलेगी। आई जस्ट हेट दिस मैन। सलीम ने आयशा को शांत करते हुए कहा कि अरे शांत शांत देवी जी, आकाश आ गया था, बस वो ज़रा बाहर गया है किसी ज़रूरी काम से। आयशा सलीम की बात समझ नहीं पाती है और पूछती है, जरूरी काम? कैसा जरूरी काम? सलीम कहता है, वो तो मुझे नहीं पता। इतने में उधर से आकाश आ जाता है। आकाश के आते ही आयशा तुरंत उससे सवाल करती है, कहाँ थे भाई साहब आप? आकाश आयशा को गुस्से से देखता है और एक बार फिर ताना मारता है और कहता है कि लो सलीम मियाँ, देख लो इनको, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेट मैडम खुद आई हैं और मुझसे कह रही हैं कि मैं कहाँ था। हद है। आयशा तुरंत पलटकर जवाब देती है और कहती है कि ओह हेलो, मैं लेट नहीं हुई हूँ, मैं टाइम से ही आई थी। तुम नहीं थे पुलिस स्टेशन में, और तुम्हें भला कौन से जरूरी काम आने लगे भाई? आकाश कहता है कि क्यों, ज़रूरी काम करने का स्पेशल टैलेंट तुम्हारे ही अंदर है क्या? सलीम को एक बार फिर बीच में आना पड़ता है और वो कहता है कि अरे क्या यार, तुम लोग जब देखो जब शुरू हो जाते हो। अरे वक्त की नज़ाकत को तो ज़रा समझो। बिजलानी साहब के केस का क्या करना है ये तो बताओ। आयशा कहती है, हाँ चलो चलो, इनके भरोसे रहे तो काम पे कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये बताओ सलीम, तुमने पता लगाया कि कार्तिक बिजलानी के घर पे आखिर कौन कौन रहता है? सलीम कहता है, हाँ मैंने पता तो लगा लिया है। देखो घर तो मानो किसी हवेली के जैसा ही है, जिसमें यूं तो हज़ारों लोग भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। लेकिन खैर जोक सपाट, कार्तिक साहब के घर में 4 लोग रहते हैं। एक है कार्तिक बिजलानी की अम्मा श्री विमला देवी, जिनके पति यानी कि कार्तिक बिजलानी के पिता जिनका कि देहांत हो चुका है, और विमला देवी जी खुद भी पैरालाइज्ड हैं। दूसरी है कार्तिक बिजलानी की पत्नी मिसेस पूजा बिजलानी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। हालांकि उनका प्लान एक एनजीओ खोलने का है, लेकिन शायद कार्तिक साहब ने अभी तक सही फंड्स नहीं दिए हैं। और तीसरे हैं हमारे कार्तिक बिजलानी साहब, और चौथी उनकी बेटी संजना, जो कि अब नहीं रही। इसके अलावा घर में 2 नौकर, एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। आयशा को सलीम की बात सुनकर काफी अच्छा लगा। आयशा कहती है, वाह सलीम, तुमने तो कार्तिक के घर की काफ़ी खबर निकाल ली। अब बस हमें ये पता करना होगा कि इन लोगों का कब कहाँ आना जाना हुआ है, और इन सब में से संजना से आखिरी बार कौन मिला था, ये भी हमें पता लगाना होगा। इस बात पे आकाश भी सहमत होते हुए कहता है, हाँ आयशा, तुम ठीक कहती हो। ये पता लगाना ज़रूरी है कि संजना से आखिरी बार कौन मिला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक और संजना की लाश देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि उसे किसी ने काफ़ी बेरहमी से मारा होगा। अब ऐसा सलूक उसके साथ आम तौर पे कोई मर्द ही करेगा, क्योंकि किसी ने भरपूर ताकत का इस्तेमाल करके संजना का कत्ल किया है। आयशा कहती है, सबसे पहले घर के नौकर को बुलाओ। अगर घर में कोई घुसा होगा तो नौकर को तो ज़रूर भनक लगी होगी, और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुलाओ। उन सभी से भी पूछताछ करनी होगी। सलीम आयशा से सवाल करता है, लेकिन इतनी तेज़ अगर हम एक्शन लेने लगे तो कहीं इस केस की खबर फैलने ना लगे और कोई बवाल ना हो जाए। आकाश कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो सलीम, हम उनके स्टेटमेंट्स ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम उनसे उन ऑफिशियल तौर पर इंक्वायरी करेंगे, और साथ ही ये भी इंश्योर करेंगे वो इस इंक्वायरी का जिक्र किसी से भी ना करें।
इसके बाद कार्तिक बिजलानी के सिक्योरिटी अफसरों और नौकरों को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में और उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं। कोशिश आयशा और उसकी टीम की ये रहती है कि किसी भी तरह इन लोगों के बयानों से ये पता लगाया जा सके कि आखिर संजना की मौत के पीछे कौन है। मगर ये केस के पीछे जितना भागा जा रहा है, इस केस का सॉल्यूशन उतना ही दूर होता जा रहा है। एक दिन और बीत जाता है। इस केस में अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। सलीम आयशा और आकाश से पूछता है, तुम लोगों की इंक्वायरी में कुछ पता चला? आयशा कहती है, मैंने तो कई टेढ़े सवालों का सहारा लिया। मुझे लगा कि जैसे तैसे ये पता लगाया जा सके कि इस कत्ल के पीछे कौन है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। सलीम कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना पता चला हो? आकाश सलीम से कहता है, नहीं सलीम, आयशा ठीक कह रही है। इस केस में वाकई कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। हमने इंक्वायरी में पूरी कोशिश की मगर कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद आयशा कहती है, लेकिन एक बात है जो मुझे खाई जा रही है। आकाश और सलीम उससे पूछते हैं कि आखिर कौन सी बात है वो। आयशा उनसे कहती है, सिक्योरिटी गार्ड से जब आकाश ने पूछा कि उन्होंने किसी को आते जाते हुए देखा या नहीं, या उन्हें किसी पर शक है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि उन्हें किसी पे भी शक नहीं है और उन्होंने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। और मैंने नौकर से जब पूछा तो उसने भी बोला कि उस दिन उसे उसके मालिक यानी कि बिजलानी साहब ने जल्दी घर जाने को ही बोल दिया था। आकाश ने तुरंत आयशा से पूछा, हाँ तो इससे क्या पता चला तुम्हें? आयशा कहती है, अरे देखो, नौकर ने बताया कि उसके मालिक ने उसे जल्दी घर जाने को बोल दिया था, यानी कार्तिक बिजलानी उस दिन घर पे था और उस दिन ना ही तो संडे था और ना ही कोई हॉलीडे। और सिक्योरिटी गार्ड्स ने तो कहा था कि बिजलानी साहब अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि जब कार्तिक बिजलानी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है तो उस दिन अचानक वो घर पे कैसे था और क्यों था? आकाश कहता है, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो आयशा? तुम्हारी सुई कार्तिक बिजलानी की तरफ इशारा कर रही है। इतना बड़ा इल्जाम तुम ऐसे कैसे लगा सकती हो? आयशा तुरंत अपनी बात का बचाव करते हुए कहती है, मैं इल्जाम कहाँ लगा रही हूँ? देखो आकाश, तुमने ही तो कहा था ना कि इस मामले के पीछे किसी अंदर वाले का ही हाथ है। तो हो सकता है कि नौकर या सिक्योरिटी वाले सच कह रहे हो। शायद ये सच हो कि उस दिन कार्तिक बिजलानी के घर में कोई भी बाहर का आदमी नहीं आया था और संजना का खून उसके घर वालों में से ही किसी ने किया था। आकाश को शायद अब आयशा की बात ठीक लग रही होती है। वो चाहता तो नहीं है कि वो आयशा की बात पर सहमत हो जाए, लेकिन केस के मुताबिक आकाश को आयशा की बात सही लग रही है और इसलिए वो शायद आयशा की बात पर सहमत होने को तैयार हो जाता है। इसके बाद आयशा सलीम से पूछती है कि अच्छा सलीम, मुझे ये बताओ कि आखिर ये घटना हुई कब थी? सलीम कहता है, संजना का हॉस्पिटल लाया गया था तकरीबन रात के 2-3 बजे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब उन्हें संजना की बॉडी मिली थी तब तक उसकी बॉडी शायद दम तोड़ चुकी थी। इनफैक्ट बॉडी डिकम्पोज भी होने लगी थी। इसके बाद आकाश कहता है कि लेकिन कार्तिक बिजलानी के घर से सिटी हॉस्पिटल जाने में तो महज 15 से 20 मिनट लगते हैं और रात के 1 से 2 बजे शहर में इतना ट्रैफिक भी नहीं होगा कि इतना ज़्यादा देर लगे। यानी कि संजना का कत्ल लगभग 10 से 11 बजे हुआ होगा और नौकर ने जैसे बताया कि वो उस दिन 8 बजे ही चला गया था, यानी नौकर के जाने के बाद ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया है। आयशा कहती है, यानी कि संजना को जानबूझकर हॉस्पिटल लेट लाया गया। देखा, मैं कह रही हूँ ना हो संजना को उसके घर वालों में से ही किसी ने मारा है। आकाश कहता है, अगर ये बात सच है तो ये केस बहुत बड़ा केस हो जाएगा, बवाल मच जाएगा, बवाल। आयशा आकाश से कहती है,
उसकी परवाह हम पुलिस वालों को नहीं करनी चाहिए। हमें सच तक पहुंचना है और सच तक पहुंचने का यही रास्ता है दोस्तों कि अब कार्तिक बिजलानी और पूजा बिजलानी से पूछताछ की जाए। तो क्या आयशा और उसकी टीम अब बड़े बिजनेसमैन कार्तिक बिजलानी से पूछताछ करेंगे और उनसे पूछताछ में कौन कौन सी बातें सामने आती है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ।